मित्रों, रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शाम हम आपका स्वागत करते हैं। आज कविता का ये 41वां सत्र है। 100 से अधिक कवि इसमें कविता पाठ कर चुके हैं और ये संभवतः हिंदी में कविता पाठ के अभिलेखन का एक अदृश्य पर सुनियोजित प्रोजेक्ट है। हर बार हम 4 कवि बुलाते हैं, 2-3 बाहर से, 2 बाहर से, 2 दिल्ली के इसलिए भी बुलाते हैं कि उस बहाने कुछ उनके मित्र आ जाएंगे, वरना बाहर के लोगों के लिए यहाँ वैसे तो कविता के लिए वैसे भी बहुत श्रोता जुटाना बड़ा कठिन है, पर हम तो बेशर्म लोग हैं, इसलिए आए ना आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कुछ बेशर्म आ ही जाते हैं, कुछ बेशर्म आ ही जाते हैं। हाँ, कुछ तो 4 कवि हैं: अमृत रंजन, गौरव पांडे, हेमंत देवलेकर और पंकज राग। तो इनसे आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो यही क्रम होगा इन कवियों के पढ़ने का, यानी पहले अमृत रंजन, फिर गौरव पांडे, फिर हेमंत देवलेकर और पंकज राग। अमृत रंजन वैसे तो पुणे में पले बढ़े हैं और फिर 2 साल दिल्ली में, फिर 1 साल आयरलैंड में, फिर कैलिफोर्निया में, तो और मैं चक्कर लगा आया तमाम वाले अंदाज से अब वो वापस भारत आ गए हैं और फिल्म, संगीत और कहानी कहने के अलग अलग रूपों में उनकी दिलचस्पी है। उनका कोई कविता संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, ये हुआ है। गौरव पांडे गांव दरवेशपुर में जन्मे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA और गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की है। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। धरती भी एक चिड़िया है जो साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया था, और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी जो सेतु प्रकाशन से आया। वो हिंदी की गोरखपुर विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका लोक चेतना का 5 वर्ष संपादन कर चुके हैं और उनको स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला था। हेमंत देवलेकर ने रंगकर्म और कविता की शुरुआत साथ साथ की और उनका पहला कविता संग्रह हमारी उम्र का कपास 2023 में निकला। दूसरा कविता संग्रह गुल मकई 2017 में और तीसरा प्रूफ रीडर हाल ही में राधा कृष्ण प्रकाशन से आया है। उन्होंने बच्चों पर केंद्रित कविताओं पर भी निरंतर लेखन किया है। उनको मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी सम्मान मिला हुआ है। पंकज राग मेरी तरह वो भी प्रशासनिक सेवा में थे, मेरी तरह उन्होंने भी कुछ संस्कृति के क्षेत्र में सक्रियता रखी थी और अब रिटायर हुए हैं। उन्होंने फिल्म संगीत पर बहुत विस्तार से लिखा है।
उनका कुल एक ही कविता संग्रह प्रकाशित है, यह भूमंडल की रात है। तभी वो बता रहे थे कि शहरों पर केंद्रित उनकी कविताओं का एक और संग्रह जल्दी ही आएगा, और आज वो शायद शहरों पर केंद्रित कविताएं ही सुनाएंगे। उन्होंने जो मध्य प्रदेश के अलावा भोपाल पर, उसके इतिहास और पुरातत्व पर बहुत काम किया है, और कैफे सिने संगीत से उनकी फिल्म पर नई पुस्तक है जो हाल ही में आई है। बहरहाल बाकी सब जो सोशल वगैरह है उसका कोई जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो यही होगा, पहले अमृत रंजन, फिर गौरव पांडे, फिर हेमंत देवलेकर और फिर पंकज राव। एक नियम ये भी है खेल का, ये 15 मिनट का, और इस 15 मिनट की समय सीमा का आप सख्ती से पालन करें, आत्मसंयम बरतते हुए, और इसकी चिंता न करते हुए कि श्रोताओं में से किसी ने अगर आपकी किसी कविता को पसंद कर दिया तो इसके लिए आपको ये मोहलत नहीं है कि आप 15 मिनट की सीमा को पार कर जाएं। आइए। मुझे 15 मिनट पूरे करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं। मेरी जो आज मैं कविताएं पढ़ने वाला हूँ वो ज़्यादातर मेरी बचपन की लिखी हुई हैं, 11 साल से 14 साल तक। और 2 गाने हैं जो मैंने रिलीज़ किए हैं हाल ही में, और वो गानों के तौर पे लिखे गए थे, लेकिन मैं उनकी भी लिरिक्स पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। तो हाँ, 2 गाने और ज़्यादातर कविताएं जो बचपन में लिखी थी, और बहुत छोटी छोटी कविताएं। तो मेरा पहला गाना था हिंदी में, जो तूने मेरी आँख में आँखें डाल के खो दिया। मेरा क्या पता मैं लापता, मेरे मन से मैं हूँ भागता। मेरी यादों में ये राज है, दिल में मेरे प्यार है, मन में मेरे ख्वाब, वहम में मैं हूँ तैरता, मैं ख्वाहिशों का देवता, तेरे ख्वाबों से मैं खेलता। जो तूने मेरी आँख में आँखें डाल के खो दिया। दिक्कत के बिना ये आँखों का गुनाह है, आँखों का धुआं, मैं होने सा लगा हूँ, हर पल में ये हुआ है। जो तूने मेरी आँख में आँखें डाल के खो दिया। तो ये गाना था, गाने के तौर पे ज़्यादा लंबा है लेकिन हाँ, मेरे दूसरे गाने का नाम है आवाज़ हूँ, जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो शुरू होता है, गम थे ख्वाहिशों में हम थे, ख्वाबों की ज़मीं है, छोड़ो कल की बातें। आगे बदन के आगे बस कमी है, बातों से मत बहको, गिरना ज़िंदगी है। फिर सेकंड सेक्शन शुरू होता है उस गाने का। सर पे भारी ये जिम्मेदारी, मेरी चिड़ियाँ उड़े ना गिरती, आँखों पे ज़मीन लिखी है। तुमसे सीखा मेरा नाम बताना, गिरने पर नाराज़ ना होगा, आँखों पे ज़मीन लिखी है। फिर आता है आवाज़ हूँ, यादों में मैं नाराज़ हूँ, ख्वाबों में छुपे ये भाव मिटा, इस मन की कहानी को आग लगा। बातों ने तो छेड़ा भी नहीं है, इन ख्वाबों की कहानियों से क्या है मिला। मेरी रात का सवेरा तू आग है, तू ध्यान है, मैं हूँ कहाँ। फिर रिफ्रेन सेक्शन आता है इस गाने का, जो है मीठी मीठी बातें, ये छोटे छोटे सपने देखने आते नहीं मुझे। इनाम के फेरे में सपनों की शमशान है, मेरे नाम के पीछे मेरा दाम है। मेरी सुन लिख बारी, इन सोनी सोनी अखियों में मेरी जिम्मेदारी। ये लम्हे सच नहीं आए, मैंने ढूंढ के पाया कि हर लम्हा मेरा इनाम है। आवाज़ हूँ, यादों में मैं नाराज़ हूँ, ख्वाबों में छुपे भाव मिटा, इस मन की कहानी को आग लगा। और जो बाकी मैं पढ़ने वाला हूँ वो एक्चुअल कविताएं हैं, तो शायद हाँ अलग होंगी। ये पहली कविता है नाजायज़। उस जगह बहुत दूर जहाँ ज़मीन और आसमान मिले थे, चांद जन्मा था, अब ना ज़मीन का है ना आसमान का, दास्तां कहती है संसार ने गोद ले लिया।
मेरी पहली कविता। दूसरी कविता है जिंदा मुर्दा। आज मुझे जीने का मन था, लेकिन इस कमबख्त मन ने मेरी बात टाल दी। मैं बस अपने ख्यालों को किसी के साथ बताना चाहता था, हैं? अपने ख्यालों को किसी के साथ बांटना चाहता था, लेकिन इस कमबख्त मन ने मेरी बात टाल दी। मैंने मन से सांस लेने की इजाज़त मांगी, लेकिन इस कमबख्त मन ने मेरी बात टाल दी। आखिर में मैंने मरने की इजाज़त मांगी, लेकिन इस कमबख्त मन ने मेरी बात टाल दी। तीसरी कविता है किसान। छीन रहे हैं सब आसमान को, सबको एक हिस्सा चाहिए। उस आसमान के हिस्से में अपनी ज़मीन लगाएंगे। क्या है कि ज़मीन अकेली पड़ रही है, बूढ़ी होती जा रही है। अगर अनगिनत दूरी पूरब की तरफ देखोगे तो मेरे हिस्से का आसमान दिखेगा, बहुत नीला है। मेरी 2 बीघा ज़मीन को देखते ही प्यार हो जाएगा, और फिर मेरी ज़मीन भर के फसल दिया करेगी। रियाज। रात दूरबीन बनाकर झाँकता हूँ उन नीले तारों की ख्वाहिशों में। क्या चाह सकते हैं वो जिनके पास ये संसार गिरफ्त में है। जानने को हुआ कि संसार चोर केवल रास्ता बदलना चाहते थे। आत्मा राक्षस। छी, कौन घिनौने जीव आशा छोड़ सकते हैं। थू, शर्म आती है उन लोगों पर जो भर इच्छा लेकिन बिन आशा होते हैं। धीरे धीरे इच्छा याद नहीं रहती, और कुछ ही समय बाद याद नहीं रहता कि कभी कोई इच्छा भी थी। उस रात, हर रात की तरह सोने से पहले आईने में घूरते हैं, और किसी इमारत के घर में आत्मा राक्षस अपना नया शिकार चुनता है, और कहीं किसी को याद आता है कि आज भी दूसरा कल था। तुम हो एक अनगिनत काली सुबह की तरह। सब तुम्हें प्यार करने लायक नहीं है। तुम्हारे मतलब को पकड़ नहीं पाएंगे, मरोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें चाहना सबके बस में नहीं है। तुम वैसा अंधकार हो जिसके लिए हर तारा तरसता है, जिसमें हर सूरज की जान बसती है, लेकिन वो सब डरते हैं तुमसे। हर रोशनी तुम्हारे तरह बनना चाहती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हो पाएगा सिवा मेरे। आखिर मैं भी तो तुम ही हूँ। जहाँ कोई नहीं गया, ये मेरी किताब का टाइटल था। पानी टूटा, हवा पीछे चलने लगी, फिर हवा भी टूट गई। आसमान का छेद अब केवल सूरज नहीं था। भरोसा टूटा, ब्रह्मांड खत्म हुआ, और धरती बीच में आ गई। शायद किसी ने वहाँ कदम रख दिया जहाँ कोई नहीं गया। रात में फेंका गया पत्थर आज तक वापस नहीं लौटा। लापता। तुम्हारा फर्ज बनता था, हाँ तुम्हारा। कितनी देर तक भागा मैं, और मंजिल कब की पार हो चुकी थी, फिर भी मैं दौड़ता रहा। फुसलाया गया था मुझे, बोला गया था भागते रहो जब तक मौत ना तुमसे आगे निकल जाए। यह नहीं बताया गया था कि मौत स्थिर है और मैं उसकी तरफ भागता जा रहा हूँ। मेरी एक आंख बंद करवा दी गई थी ताकि ना दिखे कि बगल में कोई नहीं है। मंजिल तो काफ़ी पीछे छूट गई, या फिर मौत ही मंजिल थी। प्रतिधारा। देखो लहरों को कैसे पानी को डुबा रही हैं। देखो कैसे कूद रही हैं बार बार पानी के ऊपर। पानी मर जाएगा। ये पूरी कविता थी। थैंक यू। खाली सन्नाटा चुभ रहा था। चीखें किसी चीज़ से टकरा नहीं रही थी। वैसा सन्नाटा जो खुद चीखता हो। मौत सुझाव। उस हवा का जो मेरी सांस रोकती है। मौत सुझाव। उस पानी का जिससे प्यास बढ़ती है। मौत सुझाव। सबका मौत सुझाव। लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मौत बस ना जीने का बहाना है। सफ़र बिना लक्ष्य के। दिन रात सोचता रहता हूँ कब जाऊँगा सबसे बड़े सफ़र पे। सफ़र बिना लक्ष्य के, सुनसान शांत, यही सोचा है मैंने उसके बारे में। वह सफ़र जिसमें रास्ता ना हो, बस धूप का पीछा करते रहें।
पहाड़ों के बीच हवाओं को खींच के चलते हैं हम सफ़र बिना लक्ष्य के। मगर जब भी मन को मनाते हैं तैयार हो जा इस सफ़र के लिए, मन बोलता है अरे भाई नाश्ता मत छोड़ जाना। बहाना, मैंने तुम्हें गले लगाना चाहा, लोगों ने कहा बेवकूफ़ी है इसलिए मैंने ऐसा ना किया। मैंने तुम्हें एक पत्र लिखना चाहा जिसमें मेरे प्यार के जादू से शब्द एक दूसरे से पहले आने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मेरे कलम में स्याही नहीं बच गई थी इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। मैंने तुम्हें प्यार लौटाने को पूछना चाहा, लेकिन मेरे ख्यालों ने सलाह दी कि ऐसा मैं ना करूं। मैंने अपनी आवाज़ों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तुम मेरी बगल से गुजरी तो सुनकर वो चुप पड़ गए। आज बोल पा रहा हूँ मैं, कलम में स्याही आ गई है और लोगों ने भी हाँ कर दी, लेकिन मैं जान गया ये प्यार नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बगल से गुजरने दिया। चीड़, जंगलों की सैर करने गया था, आवाज़ों को पीने की कोशिश की थी, लेकिन पेड़ों ने बोलने से इनकार कर दिया। चीड़ की चिकनी छाल को छुआ और उसने मेरे हाथ में कांटे चुभा दिए। ये एप्पल पे हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी वाला ट्रांसलेशन वाला अच्छा नहीं है। अव्वल सपनों की दुनिया। माँ चाहती थी कि परीक्षा में अव्वल आऊँ, पापा भी यही चाहते थे, लेकिन मैं यही नहीं चाहता था। मैं बस सपनों को देखने की दौड़ में अव्वल आना चाहता था। आप सोचते होंगे कि मैंने सपने ही क्यों चुने। सपना इसलिए कि ये वह चीज़ है जिसकी आप पूरे दिल से चाहत करो तो भी यह अपने मुंह मोड़ के किसी और के दिल में जा बसेगी, और फिर उससे भी मुंह मोड़ लेगी और किसी और दिल में जा बचेगी। मैं इस सपने को मना कर सपना पूरा करूँगा और आखिर में सपने से मुंह मोड़ के काली रात में समा जाऊँगा। मौत ज़िंदगी का तोहफ़ा है। मौत ज़िंदगी के बड़े से दिन में रात की नींद है, और इतने बड़े दिन के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद, इतने कांटे चुभने के बाद, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, इतना सब कुछ पाने के बाद और वो सब खो देने के बाद सुबह वापस कौन उठना चाहेगा। मौसम, मेरे मन के बगीचे से हर दिन एक फूल तोड़ ले जाती हो। हर दिन मैं तुम्हें एक नई खुशबू देता हूँ, हर दिन एक नया रंग देता हूँ। जब सब खत्म हो गया तो तुम कहती हो कुछ दिया ही कहाँ है तुमने मुझे। आखिर समझती क्यों नहीं मैं मौसम पे चलता हूँ, तुम पर नहीं। एका दुनिया में केवल एक बची थी, बहुत दिनों से मरने की कोशिश नाकामयाब। एका धीरे धीरे गुदगुदाकर मारी जा रही थी। इतना हंस रही थी वो कि उसकी याददाश्त खोई जा रही थी। उसे लग रहा था मेरे मरते मरते तो दुनिया सांस लेना सीखी जाएगी। एका केवल अनंत समय के लिए दुनिया में अकेली थी। एका दुनिया में केवल एक बची थी। शाम, दिन खत्म हो रहा है आखिरकार। धीमी सी रोशनी देते हुए कह रहा है बहुत काम किया तुमने आज, जाओ घर जाओ। अपनी धीमी मुस्कुराहट देते हमें अलविदा कह रहा था। धीरे धीरे रात छिपे हुए आकर शाम को धक्का देते हुए जोर से ठहाका लगाकर अपना चादर ओढ़े सो जाती है। और जल्दी पढ़ लिया मैंने। पहली कविता का शीर्षक है गांव से निकले लोग। गांव से निकले बहुत लोग कुछ न कुछ करने, और लौटे भी जो कुछ बन पड़ा वो करके। लौटे कुछ ईंटा गारा करके, बोझा ढोकर लौटे कुछ। देर शाम तक नमक तेल तरकारी लिए बहुत लौटे। कुछ ऐसे थे जो लौटे बहुत दिनों बाद,
बड़ा सा बैग, रुपया, कपड़ा और सपने लेकर। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं लौटे, खो गए। जो नहीं लौटे उनमें अधिकतर ऐसे थे जो कुछ हो गए। वे डॉक्टर, वे प्रोफेसर, वे वकील, वे पत्रकार, वे थानेदार, ये जहाँ गए वहीं के होकर रह गए थे। इधर जिनके लौटने की उम्मीद खो चुका था गांव, वे मृतकों के बीच से उठकर लौटे। ये नायक गांव के बेटे थे, ये नायक गांव के बेटे थे। अब दामाद की तरह लौटते थे। गांव बीमार था, डॉक्टर इलाज करने नहीं आया और निरक्षर गांव ने प्रोफेसर से एक अक्षर नहीं पाया। वकील ने गांव को नहीं दिया कोई न्याय और पत्रकार क्या जाने गांव का हालचाल। दरोगा ने रौब दिखाया उल्टे गांव को ही, दरोगा ने रौब दिखाया उल्टे गांव को ही। अलबत्ता जब कभी दिया गया इन्हें कोई सम्मान, तब जरूर चर्चा में रहा गांव का नाम। एक कविता है, अपने बेटों से एक माँ की चाह। मेरे बेटों, मेरे 3 बेटे हैं, शब्द, अर्थ और स्वर। एक आया है, बाहर है। मेरे बेटों, नहीं होना ऐसा प्रेमी जो दोस्तों के बीच प्रेमिकाओं के किस्से कहता है या कहानी गढ़कर बाजार में छपवा देता है। नहीं होना ऐसा कवि जो स्त्रियों को रिझाने के लिए कविताएं लिखता है और शब्दों को सेज पर फूल की तरह बिछा देता है। नहीं होना ऐसा पति कि पत्नी तुम्हारे सम्मुख मन की गठरी न खोल सके अथवा रात भर सहती रहे पीड़ा और हृदय में चुभे कांटे को ना कह सके। मेरे बेटों, हो सके तो बनना ऐसे प्रेमी कि प्रेमिकाएं जब बच्चों को कहानियाँ सुनाएं और कहानी में कोई राह भटक जाए तो राह बताने वाले, कुछ दूर साथ चलने वाले एक मुसाफिर की तरह तुम्हारा जिक्र आए। कहानियों के अच्छे नायकों के नाम तुम्हारे नाम पर रखे जाएं। बनना ऐसा कवि कि लोग तुम्हें अपने दुख सुख में गाएं। होना ऐसा पुरुष कि कोई साथी तुम्हारे साथ खुद को असहज ना पाए। और सुनो अंत में सबसे ज़रूरी बात कि जीवन में गर्व करने के अवसर भले ना आए, लेकिन मत करना कोई ऐसा काम कि मेरा शीश शर्म से झुक जाए। मेरी तीसरी कविता है, प्रतीक्षा हमारे खून में है। जिन दिनों हम गर्भ में थे, सरकारी अस्पताल की लाइन में लगी रहती माँ और डॉक्टर लंच के लिए उठ जाता कहते हुए प्रतीक्षा करो। जिन दिनों हम गोद में थे, दिन भर सरकारी राशन की दुकान पर बैठी रहती माँ, शाम ढले कोटेदार कहता देर हो गई कल जल्दी आना। जिन दिनों हमने चलना सीखा, दिन रात बैलों की तरह जुटे रहते हमारे पिता, पसीने में भीगी खेतों में मिट्टी हुई जाती हमारी माँ। मेड़ पर बैठे हम बदली से सूरज के ढकने की प्रतीक्षा करते। हम मिट्टी में बीज दबाकर प्रतीक्षा करते हैं। हम मिट्टी में बीज दबाकर प्रतीक्षा करते हैं। हम नील गायों, साड़ों और साहूकारों से लड़ते हैं। हम रात भर जागकर फलियों में दूध गढ़ाने की प्रतीक्षा करते हैं। हमें ओलों का भय रहता है, लेकिन हम बारिश की प्रतीक्षा करते हैं। हम नहीं चाहते कभी कुआं तालाब सूखें या वृक्षों से असमय पत्ते झरें, चिड़ै चिरुंगुन भूखे मरें। हम धूप से प्रार्थना करते हैं, हम हवा से प्रार्थना करते हैं। हम गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करते हैं और वर्ष भर घर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। 5वीं कविता है, सभी हत्याएं एक सी। यह विलाप के स्वर पुलिस कर्मियों के घरों से आ रहे हैं या अपराधियों के घरों से या मजदूरों या किसानों के घरों से। यह विलाप के स्वर पुलिस कर्मियों के घरों से आ रहे हैं या अपराधियों के घरों से या मजदूरों या किसानों के घरों से। मुझे सारी स्त्रियों का रुदन एक सा लगता है, बच्चों का विलखना एक सा, पिताओं का दुख, माँओं की पीड़ा एक सी। मैं जो हर बात पर आंसू बहाता था,
चिड़िया का अंडा गिरकर फूटने पर मैं फूट कर रोता था, फूल के झरने पर और मछली के फंसने पर रोता था, यहाँ तक कि वर्ष बदल जाने पर पिछले वर्ष के लिए रोता था। घर, खेत, गांव, पड़ोसी, देश, दुनिया के लिए मैंने इतने आंसू बहाए कि किसी बात पर अब आंसू गिरते ही नहीं। हम चाय पीते हुए बलात्कार और भूखमरी की खबरें पढ़ते हैं, भोजन करते हुए लूट और हत्या की खबरें देखते हैं, रात अंतरंग क्षणों में पड़ोसी स्त्री के पिटने और सड़क पर एक शराबी के गरियाने की आवाज़ें सुनते हैं। कोई सैनिक सीमा पर लड़ते हुए मरे या किसान मजदूर खेत सड़कों पर खटते हुए, फ़र्क नहीं पड़ता कि हत्यारा कौन है या कौन कहाँ कैसे मरा है। मुझे सारी स्त्रियों का रुदन एक सा लगता है, बच्चों का बिलखना, पिताओं का दुख, माँओं की पीड़ा एक सी। अब कविताएं मैंने कम कर दी हैं, हालांकि इस टाइम से मैं तेज चल रहा हूँ। मृत्यु एक संख्या है। एक बच्चे की मौत, एक बूढ़े की मौत, एक स्त्री की मौत, एक कुत्ते की मौत, एक बिल्ली की मौत, एक चूहे की मौत, सभी मौतों की संख्या एक है। महामारी, भूखमरी, विस्थापन, हत्या, दुर्घटना, मृत्यु जिस भी रूप में आए, अलग अलग मुआवजे का ऐलान है। एक मृत्यु पर कितने घर या कितने सपने मरते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी फाइलों को एक मौत पर बस एक संख्या बढ़ती है। हमारे देश में एक संख्या भर हैं मरे हुए लोग। और मृत्यु पर दो कविताएं मैं पढ़ूंगा। मृत्यु लौट जाए चाय पीकर। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ प्रिय अंतिम प्रणाम की मुद्रा में कहता है, अब जाने दें। कठिन है यह सुनना, यह जानते हुए कि वह चाहता है कि आगे बढ़कर कोई तो थाम ले, विदा में उठे उसके कांपते हाथ। कठिन है यह सुनना, यह जानते हुए कि वह चाहता है आगे बढ़कर कोई तो थाम ले, विदा में उठे उसके कांपते हुए हाथ। किसी स्वजन के पुण्य या किसी चमत्कार से ही सही, समय की गुल्लक से उछलकर निकल आए कुछ और दिन। टूट जाए काल की मेड़ की कुछ मिट्टी, कि फैल जाए चहुओर अबाध गति से बह रहा पानी। किसी कोंपल से छनकर एक रोशनी का टुकड़ा दौड़कर छा जाए चेहरे पर, और जाने के सभी पूर्वानुमान धरे रह जाएं। आखिर कविता भी तो यही चाहती है। आखिर कविता भी तो यही चाहती है कि किसी मेहमान की तरह मृत्यु लौट जाए चाय पीकर, फिर किसी दिन आने के लिए कहकर। अंतिम सुर मृत्यु का नहीं है। जिसने जीवन को जन्म दिया है उसी ने मृत्यु भी रचा है। आरंभ से ही हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कवियों और दार्शनिकों ने कहा है। हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे बहुत समय है हमारे पास, ऐसे वायदे करते हैं जैसे युगों तक साथ रहना है, ऐसे संग्रह करते हैं जैसे पृथ्वी तिजोरी में रख लें, जबकि हर सांस की एक लय निश्चित है, जो हर क्षण अनिश्चित है। सूरज माथे पर एक स्मृति की तरह चमकता है, चंद्रमा हमारे वक्ष पर बर्फ सा बिखरता है, तारे अश्रु से झरते हैं, हवा में तैरते रहते हैं अशब्द शब्द। अस्पृश्य स्पर्श हमें आकुल किए रहता है, ना कही गई बातों और ना हो सकी मुलाकातों और ना पूरे हुए कार्यों की असमाप्त गठरी है यह जीवन, जिसे हम हर क्षण पीठ पर लादे हुए घूमते हैं। सभी रागों के बाद और सभी रागों के पहले शिव की डमरू से फूटता शाश्वत नाद जीवन की वीणा की अंतिम धुन मृत्यु है। लेकिन मैं जानता हूँ अंतिम धुन का अंतिम सुर मृत्यु का नहीं, स्मृति का है, प्रेम की स्मृति का। और मेरी पत्नी उठ के चली गई हैं।
ये जो दूसरी किताब है मेरी, इसमें मैंने उनके लिए कुछ कविताएं लिखी थी और मैंने कहा था कि मैं उसे पढ़ूंगा, तो मैं उसे पढ़ता हूँ। मैं चित्रकूट से हूँ और बांदा में केदारनाथ अग्रवाल हुए हैं, और हे मेरी तुम नाम का उनका संग्रह है, तो उसी शीर्षक से कुछ कविताएं हैं। हे मेरी तुम। मेरे प्राणों में बहता हुआ प्रकाश कुछ और नहीं तुम हो। मेरे प्राणों में बहता हुआ प्रकाश कुछ और नहीं तुम हो। यह नेत्र तुम्हें निहारने को हैं, यह नेत्र तुम्हें निहारने को हैं। पीड़ा बांटने को है हाथ, पैर साथ चलने को, नाम पुकारने को है जिह्वा। मेरी बाहें खुली हैं हर ऋतु में, मेरी बाहें खुली हैं हर ऋतु में। मेरा वक्ष प्रतीक्षित है, मेरे कंधे नम हैं। तुम्हारी हथेली का एक स्पर्श मेरे जीवन का प्राप्य है। न्यौछावर है हर कुछ तुम पर अर्जित किया है जो। इस क्षण तक मेरे प्राणों में बहता हुआ प्रकाश कुछ और नहीं तुम हो। और ये अंतिम कविता, पत्ती भर छाँव। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि कोई गुजरे मेरी कविताओं से तो कम हो जाए उसकी कौर भर भूख, प्यास चुल्लू भर बुझ जाए। थके हुए हाथों में कुछ बल आए, हत्यारों के चाकू में कुछ जंग लग जाए। और मिले भूले भटकों को कुछ ठाव, पत्ती भर छाँव। संभव है कविताएं बेहतर दुनिया न रच पाएं, संभव है कविताएं बेहतर दुनिया न रच पाएं, परचम ना बन पाएं। लेकिन जब कोई आए तो चुप ले जाए, कम से कम उतना प्रकाश जितना जुगनू साथ लिए चलते हैं। अंधेरे रास्तों में जो जन मन के काम आए। और इस तरह शायद मेरी और मेरी कविता की लाज कुछ बच जाए। धन्यवाद। गौरव जी, मुझे भी समय के बारे में आप इत्तला कर दीजिएगा। रज़ा फाउंडेशन के प्रति बहुत आभार और आप सभी को प्रेम। पहली कविता का शीर्षक है प्रेम की अनिवार्यता। बहुत असंभव से आविष्कार किए प्रेम ने और अंततः हमें मनुष्य बनाया। लेकिन अस्वीकार की गहरी पीड़ा उस प्रेम के हर उपकार का ध्वंस करने पर तुली। दिया जिसने सब कुछ न्यौछावर कर देने का भोलापन, तर्क ना करने की सहजता और रोने की मानवीय उपलब्धि। प्रेम ने हमारी ऊबड़ खाबड़ जाहिल सी भाषा को कविता की कला सिखाई और जिंदगी के घोर कोलाहल में एकांत की दुआ मांगना। संभव नहीं था प्रेम के बिना सुंदरता का अर्थ समझना। संभव नहीं था प्रेम के बिना सुंदरता का अर्थ समझना। प्रेम होना ही सबसे बड़ी सफलता है। कोई असफल कैसे हो सकता है प्रेम में। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है हारमनी। सफेद और काला अलग रहेंगे तो नस्ल कहाएंगे। सफेद और काला अलग रहेंगे तो नस्ल कहाएंगे। मिलकर रहेंगे तो संगीत। हारमोनियम साहचर्य की एक मिसाल है। उंगलियों के बीच की खाली जगह उंगलियों से भर देने के लिए है। क्या बात। बहुत सुंदर। शुक्रिया। समर्पण।
प्रेम सबको बहा ले जाता है, प्रेम सबको बहा ले जाता है, नदी को भी। सिर्फ एक शब्द है नदी के जीवन में, समर्पण। प्रेम से ज्यादा श्रम साध्य कोई काम नहीं। जब हमें नदी के पानी में नदी का पसीना दिखाई देगा, समुद्र के खारेपन के बारे में बदल जाएगी हमारी धारणा। जब हमें नदी के पानी में नदी का पसीना दिखाई देगा, समुद्र के खारेपन के बारे में बदल जाएगी हमारी धारणा। हम उसे भी एक शीशी में भर कर ले आएंगे। शुक्र। कविता का शीर्षक है नई भूख। भूख से तड़पते हुए भी आदमी रोटी नहीं मांगता, वो चिल्लाता है गति गति। भूख से तड़पते हुए भी आदमी रोटी नहीं मांगता, वो चिल्लाता है गति गति। तेज और तेज, इससे तेज क्यों नहीं? कभी नस खलित होने वाली वासना है गति। हमारे पास धीरज की कोई स्मृति नहीं बची। दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते पहुंच रहा है सब कुछ। सारी आधुनिकता इस वक्त लगी है समय बचाने में, जो स्वयं ब्लैक होल है। हो सकता है किसी रोज हम बना लें समय भी, मगर क्या तब भी होगा हमारे पास इतना समय कि किसी उल्टे पड़े पटाते कीड़े को सीधा कर सके? शुक्रिया। कविता का शीर्षक है मटर की फली। मटर छीलता हूं, दानों के बीच एक इल्ली है, गहरे इत्मीनान में सोई। जैसे मटर के दाने में शामिल हो उसका भी बीज, आंखों में ममता भर आती है। मैं भूल ही जाता हूं कि वो एक फली है मटर की। मेरी हथेली में अब एक गर्भाशय है। उसने खोली है झपझपाते आंखें। भय रहित संपूर्ण अधिकार भरी आंखें। हर कोई कुछ न कुछ लेकर यहाँ आता है, जैसे ये इल्ली आई है दाना लेकर। क्या हक है मुझे उसे दानों से अलग कर देने का? मटर की फली मैं वहीं रख देता हूं और गर्भाशय बदल जाता है एक घर में। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है लिपि। उन्होंने कहा लिखो, मैं मोबाइल पर टाइप करने लगा। उन्होंने कहा लिखो, मैं मोबाइल पर टाइप करने लगा। ये देख वे भड़क उठे। हमने कहा लिखो। मेरी याददाश्त पर गहरी चोट पड़ी और मोबाइल हाथ से गिर गया। वे पूर्वज थे, खिन्न होकर लौट गए। मैंने गिरे हुए मोबाइल को देखा। मेरे हाथ से समूची लिपि फिसल पड़ी थी। आकाश देखता हुआ व्यक्ति। और सच में ये दृश्य बहुत दुर्लभ हो गया है। आकाश देखता हुआ व्यक्ति आकाश देख रहा है। सुना आपने? एक व्यक्ति आकाश को देख रहा है। ये देख पूरी धरती तरंग में बदल गई। आकाश आकाश आकाश। और आकाश प्रेम से इतना भर गया है कि व्यक्ति के एकदम सामने आ खड़ा हुआ। व्यक्ति पूरी तरह आकाश में डूबा हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं वो जीवन में पहली बार देख रहा है आकाश। और मैं इस दुर्लभ दृश्य की सूचना हर एक को देने के लिए दौड़ता हूं। मैं कहता हूं तुम भी देख सकते हो आकाश, तुम्हें भी देखना चाहिए आकाश।
किस जाल में फंसी है तुम्हारी गर्दनें। ये देश अपना ही है, बिल्कुल अपना। ये देश अपना ही है, बिल्कुल अपना, लेकिन इतना भी अपना नहीं कि हर कहीं थूकते फिरो और वो सरेआम बेइज्जत होता रहे। ये देश दूसरों का भी है, बेशक सभी दूसरों का, लेकिन इतना भी दूसरों का नहीं कि कहीं बहता हुआ नल दिखे और आप मुंह फेर चलते बने। कविता का शीर्षक है दुश्मन। ये दो व्यक्तियों के बीच में संवाद है, सवाल जवाब। इतनी बड़ी भारी फौज कहां जा रही है? देश की सीमाओं पर तैनात होने जा रही है। इतनी बड़ी भारी फौज कहां जा रही है? देश की सीमाओं पर तैनात होने जा रही है। ये टैंक, बंदूकें, गोला बारूद, मिसाइलें किनके लिए हैं? देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए। देश के दुश्मन कहां हैं? सीमाओं के उस पार हैं। तो फिर देश के भीतर हालात क्यों खराब हैं? देश के दुश्मन कहां हैं? सीमाओं के उस पार हैं। तो फिर देश के भीतर हालात क्यों खराब हैं? देखो, दुश्मन कहीं भीतर तो नहीं, भीतर तो देश की सरकार है। उस पर संदेह करने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। बताइए, कौन मिटाएगा? कृपया, मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। बताइए, कौन मिटाएगा मेरे भय और संशय? प्रश्न छोड़ो, गर्व करो। देश के भीतर लोग बोलते हैं हर रोज भारत माता की जय। प्रूफ रीडर, ये थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन मैं इसका एक अंश सुनाऊंगा। प्रूफ रीडर। मैं भाषा का कारीगर हूं। आप मुझे लिपि का आलोचक भी कह सकते हैं। कुछ तो चुंबकीय ताकत है मेरी आंखों में कि वर्तनी की तमाम गलतियां उड़ उड़ कर खींची चली आती। पांडुलिपि पर चील की तरह मंडराते सोचता हूं कि पैनी निगाह सिर्फ शिकार के लिए नहीं, उपचार के लिए भी होती है। लिपि जो मनुष्य की आवाज जितनी प्राचीन, बहती रही हजारों वर्षों की उथल पुथल के बीच, बदलते और निखरते हुए, लिपि मुझे भाषा में बहते रक्त की तरह लगी। कितना रोमांचित करता है ये विचार कि उस प्रागैतिहासिक धरोहर को एक प्रूफ रीडर ने हिफाजत से संभाला है। फिर भी वो दुनिया का सबसे गुमनाम आदमी है। पांडुलिपियां मेरे सामने ऐसे आती हैं, पांडुलिपियां मेरे सामने ऐसे आती हैं जैसे स्ट्रेचर पर मरणासन्न मरीज। मेरा टेबल तत्काल ऑपरेशन थिएटर में बदल जाता है। मैं शल्य चिकित्सक और कलम, धारदार छुरी, चिमटा, कैंची, सुई धागा, सब कुछ। मेरी कलम की स्याही में उस वक्त खून भी उपलब्ध होता है और दवाएं भी। कलम से चिकित्सा का ये कितना वास्तविक बिंब है। पांडुलिपियां, अगर मैं कहूं कि मेरा पूरा वजूद ही भाषा बन चुका है, तो इसे मेरी विक्षिप्तता मत समझिएगा। अगर मैं कहूं कि मेरा पूरा वजूद ही भाषा बन चुका है, तो इसे मेरी विक्षिप्तता मत समझिएगा। मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, पर यह भी जानता हूं कि भाषा के सपनों का राजकुमार लेखक है, मैं नहीं। लेकिन आप प्रेम का आदर्श उदाहरण ढूंढेंगे तो वो एक प्रूफ रीडर ही होगा। शुक्रिया।
एक कविता कास्टिंग ऑफ ए ट्री, ये फिल्मकार कुमार शाहनी के लिए लिखी है। कुमार शाहनी की फिल्मों में जैसे कि आपने देखा होगा कि वो अक्सर किसी विलक्षण या विचित्र या अद्वितीय किसी पेड़ की तलाश में रहते थे। तो यहाँ पर एक पेड़ की कास्टिंग करने की बात चल रही है उनके और उनके सिनेमेटोग्राफर के बीच में। कास्टिंग ऑफ ए ट्री। चलो एक पेड़ ढूंढने चलते हैं, चलो एक पेड़ ढूंढने चलते हैं। पेड़ हर कहीं है, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? वो हर कहीं नहीं है, सिर्फ वहीं कहीं है। कैसा है वो मैंने देखा नहीं, फिर ढूंढोगे कैसे? मेरी कल्पना में है, पहचान लूंगा। कल्पना को थोड़ा स्पष्ट करेंगे, वो जब दिख पड़ेगा स्पष्ट हो जाएगी कल्पना। चलो चलते हैं। पूरी सृष्टि संभावना है। कैमरामैन कुमार शाहनी की कल्पना को फोकस करता है। डेढ़ मिनट में 2 हो जाएगी, चले? मैं 2 कर देता हूं। कविता का शीर्षक है मुहासे। गेंदे के कुछ फूल खिले हैं गुलाबों की क्यारियों में। गेंदे के कुछ फूल खिले हैं गुलाबों की क्यारियों में। उनकी अवांछित नागरिकता पर गुलाब उठाते हैं सवाल, तुम यहां क्यों? ढीठ हैं फूल गेंदे के, सिर उठा कर देते हैं जवाब, वसंत से पूछो। क्या बात। और धन्यवाद, ये मेरी समापन है। कविता का शीर्षक है लोरी। अनामिका जी हैं और आप सभी हैं, लेकिन ममता है। बहुत चुपके से एक रात लोरी के गायब होने का अंदेशा हुआ। बहुत चुपके से एक रात लोरी के गायब होने का अंदेशा हुआ। हैरान था चंदा मामा कि बच्चों के पर्यावरण में अचानक ये कैसा बदलाव आया कि पलकों पर मंडराने वाली एक तितली खत्म हो गई। मेरे बहुत ढूंढने पर एक सुराग मिला आखिरकार। लोरी जिंदा जरूर थी, पर उसका हुलिया और आत्मा बिल्कुल ही बदले हुए थे। उसमें अब कोई संगीत नहीं था बाकी, थपकी नहीं थी, नींद का बुलावा भी नहीं था। जितने भी शब्द थे वे सब गुड टच बैड टच को समझा रहे थे। जितने भी शब्द थे वे सब गुड टच बैड टच को समझा रहे थे। हिफाजत अपनी कैसे करना बता रहे थे। ये कैसी रातें हैं कि दादी नानी बच्चियों को सुलाते सुलाते जगाने लगी हैं। इधर कुछ वर्षों से कुछ शहरों पे कविताएं मैं लिख रहा हूँ, तो उन्हीं में से कुछ आपके सामने सुनाता हूँ। पहली कविता कोलकाता पे को लेकर है। मैं या तुम कलकत्ते कभी नहीं रहे, पर सोचता हूँ कि अगर हम कलकत्ते रहते तो किसी साधारण से मोहल्ले के पहले माले के फ्लैट से नीचे झांकती, पीले किनारे की एक साड़ी पहने, घूंघट जैसे बालों के बीच थोड़ा सिंदूर लगाए तुम कितनी बंगाली सी लगती। सीढ़ी से ही आने लगती हल्दी और मछली की मिली जुली गंध।
जो सैकड़ों वर्षों की उथल पुथल और क्रांति के उद्घोषों के बीच भी बनी रही इस महानगर की स्थायी गंध। विभेद भरी हवाओं के बीच भी तैरकर ऐसी गंधें कुछ न कुछ जोड़ती ही हैं। भले ही मुझे नहीं पसंद हो यह गंध, पर इसी गंध से आती तुम्हारे चेहरे पर कांति, जो कलकत्ते से कोलकाता के परिवर्तन के बीच भी कायम रहती। मध्यम वर्गीय रसोई की गंध की भी अपनी ताकत होती है। वह चुपके से, थोड़ी सहृदयता से और थोड़ी कृपणता से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चलाती है हमारे और तुम्हारे जैसी कितनी ही गृहस्थियों को। वह फोर्ट विलियम की तरह खो नहीं जाती, एस्प्लेनेड की तरह बदली सी भी नहीं लगती। पार्क स्ट्रीट के फ्लूरीज या काली घाट के भजहरी मन्ना के लिए वह हमेशा चुनौती बनी रहती और उसे अपने अंदर समाये एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ तुम काबिलियत से फूले फूले बुद्धिजीवियों की आंखों में आंखें डालकर भी बरबस हंस सकती। सोचता हूँ अगर तुम रहती कोलकाता मेरे साथ तो अपनी छोटी सी मुट्ठियों में ही भींच लेती खुशियाँ और उन्हें हर दिन हमारे छोटे से घर में खोलकर थोड़ा गुनगुनाती और थोड़ा खिलखिलाती। तुम ही बन जाती धूप उस छोटे से फ्लैट की, तुम ही खोलती दरीचा। और अगर मैं तुम्हें घर के बाहर कभी सेंट जॉन्स चर्च में जॉब चाणक्य की कब्र दिखाने ले जाता तो तुम मेरा मान रखने के लिए मेरी बातें तो सुनती, लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा होता जैसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुम मुझसे कह रही हो कि कोलकाता जॉब चाणक्य ने नहीं बल्कि तुमने बनाया हो और तुम बनाती जा रही हो। वैसे भी लोग कहते हैं तुम लगती तो बहुत कुछ बंगाली सी ही हो। दूसरी कविता भोपाल को लेकर। पानी वहाँ से क्यों कांपती हैं बड़े तालाब की लहरें, क्यों डर लगता है शहर की ढलानों से, क्यों दूर देशों से आने वाले परिंदों का अब इंतजार नहीं रहता, क्यों व्यवस्थित हो रही सड़कों के बीच अव्यवस्थित होती जा रही हैं आवाज़ें, क्यों नींद उड़ती है और घेर लेती है ताजुल मस्जिद की मीनारों को, क्यों ठीक से खिल नहीं पाता इकबाल मैदान, लकड़ी के कुंदों को छीलती आवाज़ें भी क्यों कम नहीं कर पाती शिल्पकार हाउस के सूनेपन को। वह रोशनी जो पहले बातें करती थी क्यों अब इशारों में झिलमिलाती है। अंधकार के टुकड़ों ने क्यों घोषित कर दिया कि अब नींद का हर कतरा उनकी गोद में है। वैसे शहर को गोद लेना आसान नहीं है जब तक शहर ही न चाहे, पर क्यों नहीं छिटकता शहर ऐसी किसी गोद से, क्यों बिना छिटके बूढ़ा हो चला है निराला नगर का प्रतिशोध, क्यों तत्सम हावी हो गया है तद्भव पर भारत भवन की लाल दीवारों के बीच, अब क्यों नहीं गूंजते पत्थर सुबह की अजानों के साथ, क्यों कराहता है ऐशबाग, क्यों उदास सी लगती है बेनज़ीर की सफ़ेदी, क्यों बाजारों के खेल से त्रस्त होना चाह कर भी पहले चुपके से दाएं बाएं झांक कर इत्मीनान करते हैं लोग, क्यों नीम निगाही के इस खेल के बाद भी नींद नहीं आती, क्यों सवाल तामीर होते जाते हैं मोहल्लों में। जिस मात्रा परिवर्तन से बना था 4 इमली, वह अपनी फितरत में अगर इतना मशगूल है तो अपने नाम में भी उसी मात्रा को फिर क्यों नहीं जोड़ लेता। और अगर उस इलाके को छोड़ने की मजबूरी हो तो फिर क्यों उन्हीं आदतों को ले आता एक काल्पनिक नाम की हकीकी 8 इमली में। वैसे भी नाम रखते ही क्यों हैं, ख़ास तौर पर जब यह डर हो कि कभी भी बदल जाएंगे। यह दूसरी बात है कि सांसें तो उन बाज़ारों और बस स्टॉपों पर भी अटकती हैं जिनके नाम नहीं नंबर हैं। उत्तर तो तब भी नहीं मिलता अगर पूछें
कि ऐसी तमाम सांसें क्यों विभाजित हो जाती हैं। चौक से निकलकर केरवा तक की अपनी यात्रा में उतनी सांसें भी क्यों नहीं बचती जो जरदोजी के बटुओं में समा जाए। उसी चौक में क्यों लटकते ही जाते हैं खाली बटुए कुछ चेहरों की तरह, यह पूछने अब कहाँ जाएं, जहानुमा या चार इमली या किसी और इलाके में जहाँ बातों का उफान है लेकिन अकील की रोशनी नहीं। क्यों और कैसे की बेतुकी वानगियों से लबरेज मेरे शहर, तुम कितना बदल गए हो। अब तुम्हें कुछ भी कहूँ भोपाल तो नहीं ही कह पाता। बड़ा शहरों से अलग झूठ पर कुछ कविताएं, छोटी छोटी कुछ कविताएं झूठ पर। कल रात सपने में देखा झूठ की बूंदें गिर रही हैं। उन्हें इकट्ठा करना तो दूर, कोई बच बचा कर भी नहीं चल रहा है। उन बूंदों से साफ हो रहा था आसमान, उन्हीं बूंदों से स्वच्छ हो रही थी सड़कें और बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्हीं बूंदों से बन रही थी एक गंगा, घाट पक्के हो रहे थे और जुट रहे थे श्रद्धालु। वैसी ही कुछ बूंदों ने शायद धो दिया मेरी नींद को। मैं सुबह उठा और शामिल हो गया उसी भीड़ में। धुल गया था मेरा सपना भी। भीड़ ने मुझे बताया कि ऐसे धुले हुए सपने को ही सच कहते हैं। दूसरी है, यह जो मकान है मेरा, यह बहुत झूठ बोलता है। बार बार समझाता हूँ मैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, पर यह बाज ही नहीं आता। कल इसने मुझसे कहा कि इसके कमरे बड़े महफूज हैं और इन कमरों में ठंड नहीं लगती। परसों इसने चिकने फर्श को संतुलन का पर्याय बताया था और मुझे लगता है आज यह दीवारों में सीलन न होने की बात भी कहेगा। मुझे महसूस होता है जैसे इस मकान का हर अंग, हर क्षण झूठ बोलने के लिए कुलबुला रहा हो। मुझे अपनी किताबों में भी इसके थरथराते होंठ नजर आने लगे हैं। मुझे लगता है मैं अगर सच पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो इस मकान के कारण ही। जो मेरा सच है वह इस मकान का झूठ है, या यह भी हो सकता है कि मेरे मकान का सच ही मेरा झूठ हो चुका हो। वैसे भी बड़े बड़े कमरों में अपने कोने जैसी जगह ठीक से होती नहीं। कभी कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की अचानक ही हिल जाती है और समय निकलता जाता है इस भ्रम में कि खटका झूठा था या सच्चा। मेरा मकान दिनों दिन वाचाल होता जा रहा है। मुझे दीवारों से निकलते शब्दों का और छतों से गिरते वाक्यों का आभास होने लगा है। मुझे लगता है जैसे यह शोर मेरे ऊपर नहीं मेरे अंदर गिरेगा। उस दिन यह मकान नहीं रहेगा, मैं रहूँगा, पर अपने अंदर इतना सारा कोलाहल समेटे जिधर भी निकलूँगा लोग मुझे मुझसे नहीं मेरे मकान से पहचानेंगे। अगली है, छोटी सी है। बच्चे झूठ पकड़ लेते हैं किसी गेंद की तरह। बच्चे झूठ पकड़ लेते हैं किसी गेंद की तरह। बड़े झूठ उछालते हैं किसी बाजीगर की तरह और फिर उन्हें पकड़ते हैं सच की तरह। अगली है, ऐसा नहीं है कि झूठ के नीचे हमेशा सच दबा मिले। झूठ की भी परतें होती हैं, वैसी ही जैसे दुख की। सच तो कहीं और होता है, शायद किसी सुदूर हाशिए पर जहाँ सिर्फ हवा बची रहती है। बची हुई इस हवा में मिलती हैं कुछ सांसें जिनमें अपनी सांस को मिलाकर मुझे खुश हो जाना चाहिए कि मैंने सुख पा लिया। पर हाशिए की खुशी खुशी मानी नहीं जाती। सांसें ठंडी लगती हैं, इतनी ठंडी जैसे सिद्धांतों और फलसफों की जमी हुई बर्फ। और सिहरन से घबराता हूँ मैं, इसीलिए सच की ठंडी सांस लेकर मैं झूठ बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। दुख होना चाहिए पर महसूस नहीं होता। अंतिम है झूठ है। मेरे झूठ हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं। मैं अगर 2 कदम चलूँ तो वे 4 चलते हैं और बार बार पीछे मुड़कर मुझे ऐसे घूरते हैं कि मेरे कदम अनायास तेज हो जाते हैं। उम्र की शिथिलता लागू नहीं होती मेरे झूठों पर।
मुझे यकीन है उन्हें मेरी उम्र का भी अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने मेरे नक्षत्रों को साधा है और मेरे ग्रहों पर सवारी की है। हर स्तुति में, हर एक वंदना में, हर उस हवन में जिसमें धुआं उठता है, शामिल रहते हैं मेरे झूठ, मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों की तरह। अपनी आशाओं के साथ, अपनी आकांक्षाओं के साथ और अपनी कुंठाओं के साथ मैं दान करता चलता हूँ उस द्रव्य का जो मेरे भीतर बड़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। कुछ इस तरह मैं पीछे पीछे चलता हूँ अपने झूठों के। हो गया मेरे एक आपको छोटी छोटी सुना देता हूँ, प्रेम पे कुछ छोटी 3-4 कविता। प्रेम पर कुछ छोटी कविताएं। पहली, प्यार को सूफियाना मत बनाओ, प्रेम यूं भी एक अतिशयोक्ति है। प्यार को सूफियाना मत बनाओ, प्रेम यूं भी एक अतिशयोक्ति है। बेहद की कल्पना कर रहे मेरे सज्जादा नशीनों, वहाँ भी मिलेंगी 4 दीवारियाँ, वहाँ भी खुलेगा मन्नतों का नया सिलसिला, तुम्हारे पाले हुए दरगाहों की तरह। दूसरी है, यूं वह खाली मैदान था जहां हम और तुम बैठे थे और घास गीली भी नहीं थी। यूं वह खाली मैदान था जहां हम और तुम बैठे थे और घास गीली भी नहीं थी। फिर भी हम बेचैन होकर थोड़ी ही देर में उठ खड़े हुए। प्यार एक बाजी की शक्ल लेने लगा था और हम दोनों पहले से ही परास्त थे। तीसरी है, मुझे किताबों में सूखे हुए फूल कभी नहीं मिले, मुझे किताबों में सूखे हुए फूल कभी नहीं मिले। एक कम पढ़ी लिखी अनुभूति की तरह मैंने प्यार को हमेशा सरपरस्त किया, उसकी तरक्की पर अपनी पीठ भी थपथपाई और उसे दिखाने के लिए कुछ और किताबें खरीद लाया। मैं सुबह सवेरे बगीचे में टहलने नहीं गया, न ही शाम में बालकनी पर खड़े होकर आकाश की रंगीन रेखाएं देखी। मैंने अपनी दिनचर्या कायम रखी और उसके अतिक्रमण की एक एक कोशिश नाकाम की। इस तरह बड़े सलीके से, एक अदबी तरीके से मैंने भी प्यार किया। इसलिए मैंने कहा मुझे सीधी रेखा अच्छी लगती है। उसने कहा मैं इस रेखा के दोनों ओर परछाइयाँ बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि साफ साफ देखना अच्छा होता है। उसने अंतर्मन का हवाला दिया और बोलने लगी कि उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जिन्हें वह पहचानती नहीं। मेरे हाथ में बंधी बंधाई एक किताब थी, उसके हाथों में उलझती बिखरती छायाओं की एक तस्वीर। शायद मुझे किसी खास रंगत का पूर्वाग्रह था, शायद उसे धुंधले की आदत पड़ चुकी थी। मैं शायद चल रहा था और वह शायद कुहनियों के बल बैठी थी, कुहनियों के बल लेटी थी। मैं शायद चल रहा था और वह शायद कुहनियों के बल लेटी थी। हम फिर भी प्रेम कर सकते थे पर किया नहीं। बस एक और अंतिम। कमबख्त यह भी एक उम्र है जब रोशनी की हर पगडंडी झीने कपड़ों में लिपटी हुई सी लगने लगे। धूप छांव से बढ़कर लगे हल्की धूपों का यह खेल। उसके बारे में सोच सोच कर ही थक जाए आदमी। झीने कपड़ों की सरसराहट कानों को चिढ़ाए पर हाथ उठने से इनकार करते। अब इस उम्र में तुम भी तो हल्की सी ही नजर आओगी, कितनी भी रोशन हो तुम्हारी याद। अब तुम्हारे साथ भी खेल फीका ही लगता है, फिर भी खेलते हैं कभी कभी। बराबरी पर तो नहीं छूटते हम दोनों, पर न कोई जीतता है न ही कोई हारता है। उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे किसी खेल को भी प्रेम ही कहते हैं।
मित्रों, इसके साथ ही आज की कविता संध्या समाप्त होती है। कविताओं को कवियों के मुख से सुनना एक अलग अनुभव है। हर बार लगता है कि बहुत सारी कविताएं पढ़ने में जितनी विजड़ित सी लगती हैं, वो जब कवि की आवाज़ में सुनाई देती हैं तो उनमें एक तरह का जीवन आ जाता है। तो ज़्यादातर कवियों के सामने नहीं कहना चाहिए, कभी अब और किसके सामने कहेंगे। ज़्यादातर कवि अच्छा नहीं पढ़ते। आज का अपवाद है, बहुत सारे अच्छे कवि बहुत ख़राब कविता पढ़ते हैं और अच्छी खासे कविताएं होती हैं, लेकिन कवि के मुख से सुनने से आप बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें वो उसको जगा नहीं पाते। कविता लिखित इबारत तो है, पर वो आवाज़ भी है, और वो आवाज़ चरितार्थ होती है जब आप किसी कवि से उनकी कविताओं को सुनते हैं। तो आप चारों कवियों का बहुत आभार, और आप सबका भी बहुत आभार। अब आप जहाँ जाना चाहें।